नमस्कार दोस्तों, आप तमाम लोगों का छलांग क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग छलांग क्लासेस के माध्यम से जो है संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास, हम लोग देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो है भारत में आधुनिक भारत के इतिहास का शुरुआत हो जाता है। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू कर रहे हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास के माध्यम से सबसे पहले हम लोग मुगल साम्राज्य का पतन, और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हम लोग यूरोपियों का आगमन, और यूरोपियों के आगमन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का जो है सुदृढ़ीकरण हुआ भारत में, और उसके बाद से लेके भारत की आजादी तक के समय काल में घटी तमाम घटनाओं को हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो आमतौर पे जो है मुगल साम्राज्य के पतन से ही क्लास शुरू कर देना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो है आधुनिक भारत के इतिहास का शुरुआत मैं यूरोपियों के आगमन से शुरू करूंगा, तथा यूरोपियों के आगमन के बाद जो है कुछ फैक्ट्स बच जाते हैं मुगल साम्राज्य के पतन का, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन से रिलेटेड और मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जो है कुछ चीजें हैं, तो जिसकी जानकारी हम लोग करीब दूसरे चैप्टर में लेने का प्रयास करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोगों का होगा यूरोपियों का आगमन। तो शुरू करते हैं हम लोग यूरोपियों के आगमन से। दोस्तों, सबसे पहले विचारणीय बात यह है कि आखिरकार ऐसी क्या आवश्यकताएं पड़ी, ऐसी क्या जरूरतें हुई कि यूरोपीय व्यक्तियों को, यूरोपीय लोगों को भारत के तरफ व्यापार के लिए आने की आवश्यकता पड़ी। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो है कई बार हम लोग देखते हैं कि मतलब 1600 ईस्वी के बाद से जो है ब्रिटिश कंपनी बनी, उसके बाद जो है अन्य कंपनियां बनी और भारत आना शुरू हुआ। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आने के लिए जो जलीय मार्ग की खोज किए, तभी से भारत में यूरोपीय व्यापार का शुरुआत हुआ। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम देखते हैं कि भारत और अन्य यूरोपीय देशों से हमारा रिश्ता बहुत पहले से बना हुआ है। मध्यकालीन समय से ही, प्राचीन समय से ही हम लोग यूरोपियों के साथ व्यापार करते आ रहे हैं, और इसका कहीं कहीं साक्ष्य भी मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्यों यूरोपियनों को जो है भारत आने के लिए जलीय मार्ग का खोज करना पड़ा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7वीं सदी के आसपास, 7वीं सदी के पास सातवीं सदी के आसपास से ही हम देखते हैं कि जो है यूरोप से जो भारत आने का जो समुद्री मार्ग है, जो रास्ता था, उस पे जो है अरब का जो है कब्जा हो गया। मिस्र और फारस से होते हुए भारतीय लोग जो है व्यापार करने के लिए भारत आया करते थे, लेकिन इन मार्गों पे जो है अरब लोगों का कब्जा हो गया, और अरब लोगों का कब्जा होने के बाद से भारत के साथ यूरोपीय लोगों का व्यापार लगातार कमता गया। तो ये 7वीं शताब्दी का बात है। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद व्यापार कम हुआ, लेकिन पूर्ण रूपेण बंद नहीं हुआ। तो व्यापार लगातार चल रहा था। लेकिन 1498 हम लोग जाते हैं, 1453 में ओटोमन तुर्कों के द्वारा जो है 1453 में हम लोग देखते हैं कि ओटोमन तुर्क के द्वारा कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया जाता है। तो 1453 ईस्वी को हम लोग कुस्तुनतुनिया का पतन या कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते हैं। तो उस पूरे जगह को जब
तुर्कों ने जब उस पर अधिकार कर लिया तो लगभग लगभग यूरोपीय व्यक्तियों के लिए, यूरोपियों के लिए भारत में व्यापार के लिए आना लगभग असंभव हो गया। तो ऐसी स्थिति में यूरोपीय लोग, जो कि अब जो है धनाढ्य वर्ग में शामिल हो चुके थे, जिनके पास कृषि में वैज्ञानिक खोज होने के कारण अब मतलब उनके पास पैसा तो था, लेकिन सामान खरीदने के लिए आने जाने का जगह नहीं था। क्योंकि जैसे हम लोग देखेंगे कि अरब जो है मिस्र और फारस पे कब्जा कर लिया, इसके अलावा जो भी रास्ता था कुस्तुनतुनिया से होके जो व्यापार होता था उस पे तुर्कों ने अपना अधिकार जमा लिया। तो ऐसी स्थिति में जो है भारत और यूरोपियों का जो है सीधा संपर्क टूट गया। तो इस स्थिति में व्यापार का क्या रूप दिया गया, तो पहले जब जो अभी तक हम लोग देखे उसको नोट कर लिया जाए तो हम लोग देखेंगे कि लिखेंगे 7वीं सदी में भारत ये अरब के द्वारा मिस्र और फारस पे कब्जा कर लिया गया। और इसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1453 ईस्वी में जो है तुर्कों द्वारा, ओटोमन तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया। तो कई बार पूछा जाता है कि तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किस ईस्वी में कर लिया गया, तो 1458 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों कि 1453 में, 1453 लिखा हुआ, 1453 में तुर्कों द्वारा जो है कुस्तुनतुनिया का पतन कर दिया गया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूरोपीय और भारतीय बाजार के बीच जो है जो खालीपन महसूस हुआ, इसका फायदा उसके बाद मुस्लिम व्यापारी और मुस्लिम शासक लोग उठाने लगे। मुस्लिम शासक इस तरह से फायदा उठाने लगे कि मान लीजिए कि ये जगह यूरोप है और ये 20 जो है दूसरा जगह बी ये भारत है, तो इसके बीच में मुस्लिम व्यापारी जो सी थे ये अब इस तरह से व्यापार करते थे कि भारत से ये व्यापार करते थे और भारत से व्यापार किया हुआ माल ये यूरोप में बेचते थे। ऐसी स्थिति में जो है यूरोप का सीधा संपर्क भारत से टूट गया। 1453 से यूरोप का सीधा जो है भारत से संपर्क टूटने के कारण मुस्लिम व्यापारी बिचौलियों का काम करने लगे। दलालों के तरह ये लोग भारत से सामान खरीदते थे और यूरोप में जाके अच्छे दामों पे बेचते थे, जिससे यूरोपीय लोगों के लिए सामान महंगा होता चला गया। ऐसी स्थिति में जो है वो लोग, यूरोपीय लोग भी चुप नहीं बैठने वाले थे। तो यूरोप में कुछ अन्वेषण हुआ। अन्वेषण यानी आविष्कार होने के बाद जो है सबसे पहले जो है पुर्तगाली शासक थे एक, जिनका नाम था डॉन हेनरी, राजकुमार हेनरी जो थे, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाली राजकुमार हेनरी, पुर्तगाली राजकुमार हेनरी ने जो है यूरोप से भारत के लिए सीधा मार्ग खोज करने के लिए जो है समुद्री खोज पे जोर दिया। और इसके लिए जो है वो लगातार जो है लोगों से बात किया। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि यूरोप में ईसाई धर्म का प्रभुत्व था और ईसाई धर्म में समुद्री यात्रा को अशुभ माना जाता था। तो हेनरी द नेविगेटर, हेनरी ने जाके जो है 1454 ईस्वी में पोप निकोलस से बात की। पोप निकोलस से उन्होंने कहा कि जो है अभी उन्हें, हेनरी द नेविगेटर को पता था कि पोप निकोलस इस बात के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए नहीं मानेंगे, तो उनको एक पैतरा अपनाना पड़ा, जिसके माध्यम से हेनरी द नेविगेटर ने पोप निकोलस को समझाया कि अगर ईसाई धर्म को और आगे बढ़ाना है तो उन्हें समुद्री मार्ग का खोज करना पड़ेगा, क्योंकि समुद्री मार्ग के खोज से ही नए नए लोगों को वो लोग खोज पाते और उन्हें ईसाई धर्म के बारे में बता पाते और ईसाई धर्म में उन्हें कन्वर्ट कर पाते। तो जो है पोप निकोलस, राजकुमार हेनरी जो है बात किए पोप निकोलस से 1454 में पोप निकोलस से उन्होंने बात किया और पोप निकोलस ने जो है समुद्री यात्रा करने के लिए
समुद्री यात्रा की अनुमति जो है हेनरी द नेविगेटर को दे दिया, और उसके बाद हेनरी द नेविगेटर अपने आसपास के अन्य देशों का मदद लेकर जो है समुद्री मार्गों के खोज के लिए निकल पड़े। तो समुद्री मार्ग का खोज क्यों आवश्यक हुआ, आप लोगों ने इसको समझ लिया। अब आगे हम लोग समझेंगे कि पुर्तगालियों ने जो है समुद्री मार्ग का खोज किस प्रकार से किया। तो सबसे इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज सबसे पहले जो हेनरी द नेविगेटर बार्थोलोमियो डियाज को जो है खोज के लिए भेजते हैं। और बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में जो है 1487 ईस्वी में जो है समुद्री मार्ग का खोज करते हुए जो है अफ्रीका के दक्षिणी तट, अफ्रीका के जो है दक्षिणी तट पे आते हैं। अफ्रीका के दक्षिणी तट जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। तो केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका, आप लोग मैप में देख लीजिएगा, अफ्रीका के सबसे निचला हिस्सा, सबसे दक्षिणी हिस्सा पे केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप के पास वो आते हैं और अंतिम में उन्हें लगता है कि अब वो खोज नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी स्थिति में वो केप ऑफ गुड होप से वापस लौट जाते हैं। तो पहली बार जो है समुद्री मार्ग के खोज में हेनरी द नेविगेटर के द्वारा बार्थोलोमियो डियाज को भेजा गया। बार्थोलोमियो डियाज जो है बार्थोलोमियो डियाज आते हैं। बार्थोलोमियो डियाज 1487 में अफ्रीका के दक्षिणी तट से लौट जाते हैं। अफ्रीका के दक्षिणी तट से लौट जाने के बाद जो है हेनरी द नेविगेटर निराश नहीं होते हैं। उसके बाद वो जो है और भी मजबूती से अपने अगले खोजीकर्ता को भेजते हैं। उनका अगला खोजीकर्ता होता है वास्को डी गामा। अगला खोजकर्ता होता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है 1487 में बार्थोलोमियो डियाज के लौट जाने के बाद मात्र उसके 10 साल के बाद जो है 1497 में जो है 1497 में जो है बार्थोलोमियो वास्को डी गामा निकलते हैं खोज करने के लिए। और वो जो है 1497 में 8 जुलाई को निकलते हैं। और वो जो है 8 जुलाई को निकलते हैं और फिर करीब जो है 11 महीने बाद 20 मई को भारत पहुंच जाते हैं। 20 मई को भारत पहुंच जाते हैं। तो अंतिम में जो है एक प्रयास असफल होने के बाद वास्को डी गामा के द्वारा जो है भारत आने के लिए, यूरोप से भारत आने के लिए यूरोपीय मार्ग का खोज कर लिया जाता है। दोस्तों एक बात समझ लेने वाली है कि कई बार हम लोग बातचीत और बोलचाल की भाषा में अपने किताबों में और गांवों में पढ़े हैं कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है ऐसा बोलना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी अगली बार से ऐसा नहीं बोलेंगे कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया, बल्कि वास्को डी गामा अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए, कम दामों में व्यापार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत आने के लिए एक समुद्री मार्ग का खोज मात्र किया। तो वास्को डी गामा को यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग के खोजकर्ता के रूप में श्रेय दिया जाता है, ना कि भारत के खोजकर्ता के रूप में। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। 1498 को भारत पहुंचने से पहले आप देखते हैं कि वास्को डी गामा भी पहले केप ऑफ गुड होप ही, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में केप ऑफ गुड होप पे पहुंचते हैं। और अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से केप ऑफ गुड होप पर उन्हें एक मुस्लिम व्यापारी जो कि गुजरात के हैं, अब्दुल माजिद नाम का एक व्यक्ति मिलता है। तो आगे नोट कर लीजिएगा कि
आप लोग नोट करते जा रहे होंगे। वास्को डी गामा 1497 को 8 जुलाई को भारत के लिए निकले। भारत के लिए निकलने के बाद वो अफ्रीका के दक्षिणी तट पे पहुंचे और वहां उन्हें एक मुस्लिम व्यापारी अब्दुल माजिद मिले। अब्दुल माजिद ने उन्हें भारत के रास्ते का पता बताया, एग्जैक्टली भारत किधर से पहुंचना है ये बताया। तो केप ऑफ गुड होप से लेके भारत आने के लिए जो है केरल तक पहुंचने के लिए, कालीकट केरल राज्य में है, तो केरल के कालीकट तक पहुंचने के लिए अब्दुल माजिद ने वास्को डी गामा को हेल्प किया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ दिया जाता है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में मदद कौन किया, तो आप उसको भी नोट कर लीजिएगा, अब्दुल माजिद ने। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि 20 मई 1498 को जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे तो सबसे पहले वो जो है केरल के कालीकट पे पहुंचे और कालीकट के उस समय के राजा हिंदू राजा जमोरीन थे। तो केरल के कालीकट के राजा जमोरीन ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया और उन्हें व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो इतना चीज आप नोट कर लिए होंगे। कालीकट पहुंचे और कालीकट का राजा जमोरीन जो है उन्हें व्यापार करने का अनुमति दे दिया। तो व्यापार करने की अनुमति मिलने के बाद वास्को डी गामा भारत में जम के व्यापार करते हैं। व्यापार से मसाले, कपास आदि चीजों को खरीद के लेके जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो खरीदते हैं वो होता है काली मिर्च। तो मसालों की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि हम लोगों के लिए समझने की बात भी यही है कि यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था। यूरोप में पुनर्जागरण होने के कारण वहां जो है बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें हो चुकी थी। वैज्ञानिक खोज होने के बाद जो है खेती में जो है बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा लोगों का। कृषि अधिशेष जब लोगों के पास होता है तो उनकी विलासिताएं बढ़ती है और जब विलासिता बढ़ता है तो लोग अपने शौक के लिए बहुत सारी चीजों को करते हैं और उनके पास कृषि अधिशेष के बाद पैसे होते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को खरीदना चाहते हैं। तो यही स्थिति उस समय यूरोप में हो गया था कि लोगों के पास बहुत पैसा हो गया था और वो चीजों को खरीदना चाहते थे और उनके पास मांस को प्रिजर्व करके रखने के लिए जो है मसाले की आवश्यकता थी। तो भारत से वास्को डी गामा द्वारा ढेर सारा मात्रा में जो है मसाले की खरीदारी की गई। तो मसाले की खरीदारी का श्रेय जो है भारत से मसाले की खरीदारी का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। और इसके बाद हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि वास्को डी गामा भारत आने से लेके, यूरोप से भारत आने से लेके सामान को यूरोपीय बाजार में ले जाके जब बेचा तो इतनी सामान खरीदने से लेके यात्रा पे जितना खर्च पड़ा उन तमाम खर्च को जोड़ के वास्को डी गामा ने जब सामान को लेकर गए और यूरोप पे बेचे तो 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना ज्यादा मुनाफा। ये 60 गुना ज्यादा मुनाफा यूरोपियों के लिए जो है और ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना भारत आने के लिए। जब उन्हें पता चला कि भारत में 60 गुना ज्यादा जो है भारत के सामानों से 60 गुना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है बेच के, तो ये सबसे ज्यादा उनके लिए जो है आकर्षण का केंद्र बना भारत और लोग और भी भारत आने लगे। तो इसी कड़ी में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत कैसे कैसे यूरोपीय लोग कैसे भारत आए, उन्होंने क्या क्या यहाँ से खरीदा। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले यूरोपियों के आगमन में कौन कौन लोग किस क्रम में आए इसको समझेंगे, उसके बाद बारी बारी से उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस तरह से देखते हैं कि कौन से व्यापारी कब भारत आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुर्तगाल। अच्छा, इसको ऐसा किया जाए, एक वो कॉलम बना लेते हैं हम लोग। कॉलम बना के हम लोग इसको देखेंगे और इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है मतलब कब कौन सी जो है कंपनी ने अपना भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसी से आप समझ जाएंगे इसी से आप समझ जाएंगे कि कौन लोग भारत पहले आए। तो एक कॉलम बनाते हैं, यहां देश लिख दीजिए, यहां देश लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए कब आए, और कहां फैक्ट्री स्थापित की।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री स्थापित करना पुर्तगालियों ने शुरू किया 1905 में, जब जो है वास्को डी गामा आए भारत, 15 फिर लौट के उसके बाद उन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया। तो 1505 में जो है सबसे पहले केरल के कोचीन में पुर्तगालियों द्वारा जो है फैक्ट्री स्थापित किया गया। तो देश हम लोग लिखेंगे पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है, पुर्तगाली सबसे पहले तो आ गए 1505 में, लेकिन उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री अपना 1505 में 14 वो आ तो गए थे 1498 में, लेकिन पहली फैक्ट्री 1505 में केरल के कोचीन में। कोचीन में स्थापित की। तो केरल के कोचीन में सबसे पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने स्थापित की। और यहां फैक्ट्री से आशय है, मैं फैक्ट्री से समझा देना चाहता हूं, यहां फैक्ट्री से आशय किसी चीज के निर्माण से नहीं है। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं फैक्ट्री का मतलब समझते हैं कि जहां सामान बनता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पुर्तगाली लोग फैक्ट्री का मतलब जहां वो अपना सामान तमाम भारत के अलग अलग जगहों से अपना सामान खरीद के लाते थे तथा वहां जमा करके रखते थे, और वहीं से सामान को जो है अपने बाहर ले जाने के लिए, यूरोप ले जाने के लिए उसको वहां पर स्टोर करते थे। तो ये फैक्ट्री जो है एक प्रकार का स्टोर रूम है, तो आप लोग इसको स्टोर रूम समझें। आगे हम लोग देखते हैं पुर्तगाल के बाद डच या इसको नीदरलैंड। तो डच या नीदरलैंड जो है पुर्तगालियों के बाद भारत में आए। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित की। 1605 ईस्वी में तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में, यानी पुर्तगाली लोग जब 100 साल व्यापार कर लिए भारत के साथ, उसके बाद डच आए। डच जो है भारत में अपना व्यापार शुरू किए और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाए। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में 1605 में पहली फैक्ट्री डच ने लगाया। डच के बाद हम लोग देखते हैं, और जैसा कि हम तमाम लोगों को पता है कि पुर्तगाल, डच और उसके बाद अंग्रेज भारत आए। अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में स्थापित की। तो कई बार इस 1608 पे कई बार विवाद होता है कि 1608 में अस्थाई फैक्ट्री और अस्थाई फैक्ट्री, इसको भी जब हम लोग स्पेसिफिक रूप से अंग्रेज को जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तब पता करेंगे कि किस तरह से 1608 में अंग्रेजों को जो है फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ये मुगल शासकों द्वारा दे दिया गया था। लेकिन जो है डचों के दबाव बनाने के बाद और पुर्तगालियों के दबाव बनाने के बाद ये अनुमति वापस ले लिया गया था। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है पहली फैक्ट्री 1608 में अस्थायी रूप से बनाया गया, और उसके बाद 1613 के आसपास जो है जब एक अंग्रेज जो है गवर्नर तो समय अंग्रेज जो है अंग्रेजी सरकार के जो है नुमाइंदे आए और इनके साथ युद्ध किया और पुर्तगाल को हराया। उसके बाद जो है मुगल इससे खुश होकर जो है पुर्तगाली अंग्रेजों को अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। तो 1608 में अंग्रेजों द्वारा सूरत कहाँ है? तो सूरत है मोदी जी के गांव में, गुजरात। तो गुजरात को भी हम लोग देख लेंगे, मोदी जी का गांव हो ना हो, लेकिन गुजरात से वो मुख्यमंत्री थे। तो गुजरात में जो है सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की। तो हम लोग अंग्रेज तक देख लिए। अंग्रेज के बाद जो है चौथे नंबर पे भारत आने वाले हैं जो है अंग्रेज के बाद डेनिश जो है आते हैं व्यापार के लिए। डेनिश जो है 1620 में आते हैं और ट्रंकेबर में डेनिश 1620 में आते हैं और ट्रंकेबर
या ट्रंकोबार बोलते हैं इसको, या ट्रंकेबर बोलते हैं, जो कि बिहार के दक्षिणी, सॉरी भारत के दक्षिणी हिस्से, क्या तमिलनाडु में है। तो ट्रंकेबर में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। और सबसे अंतिम में आता है जो कि बाद में अंग्रेजों की सबसे ज्यादा चुनौती देता है, वो है फ्रांसीसी आते हैं। ये फ्रांसीसी करीब 1468 के आसपास आते हैं और अपना फैक्ट्री 1464 में ही आ जाते हैं। हालांकि 1468 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री, सॉरी 1668 में, 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और जाहिर सी बात है ये भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करते हैं। तो इस चार्ट को हम लोग बना लेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा जो है यूरोपीय देश जो है कब अपनी फैक्ट्री पहली बार स्थापित किए। इसमें थोड़ा सा चेंज अगली बार मतलब अभी तुरंत करेंगे कि ये तो है पहली फैक्ट्री की स्थापना, लेकिन ये भारत के अंदर फैक्ट्रियों का स्थापना हो रहा है। लेकिन अगर पूछ दे यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, तो हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो है डच से पहले अंग्रेजों की कंपनी स्थापित हो गई थी। तो इसमें ये चेंज दिखेगा आपको। तो उसके लिए भी हम लोग एक अलग से चार्ट बनाएंगे। पहले इसका हेडिंग आप बना लीजिए कि यूरोपियों का पहला फैक्ट्री का, भारत में यूरोपियों की पहली फैक्ट्री। तो इसका हेडिंग डालेंगे कि भारत में यूरोपियों की पहली फैक्ट्री, और इसको लिखेंगे। इसके बाद हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना से हम लोग नया एक वो चैप्टर बनाएंगे और उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग नहीं लिख पाए तो वीडियो को रोक के लिख ले, फिर आगे बढ़े। तो ये चैप्टर था यूरोपीय कंपनियों की भारत में फैक्ट्री की स्थापना। आगे हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम। हेडिंग डालिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम। तो हम लोगों ने अभी देखा कि भारत में यूरोपीय जो है कंपनियों के द्वारा पहली बार उनकी फैक्ट्री कब स्थापित की गई। और अगले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम, कब कब कौन सा कंपनी स्थापना किया। और कई बार हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि भारत में जब ये कंपनियां बन रही थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बन रही थी, तो उस समय भारत के शासक, भारत के राजा कौन थे, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसका जो चार्ट बनाएंगे, इसमें हम लोग बनाएंगे देश, वर्ष, और एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि भारत में उस समय का शासक। भारत में उस समय का शासक, तो हम लोग इसको बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए और इसको उतार लीजिए। तो हम लोग इस चार्ट को बनाएंगे। तो इस चार्ट में हम लोग देखते हैं कि देश, सबसे पहले तो हम लोग देखिए पुर्तगाल भारत आया। पुर्तगाली कंपनी का स्थापना हुआ। तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत में आए भी, सबसे पहले अपनी कंपनी का स्थापना किया और सबसे पहले भारत में जो है अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और लगभग वो 100 साल जब व्यापार कर लिए, तब उसके बाद दूसरी कंपनी डच आई। तो हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली कंपनी जो है 1498 में अपनी एक कंपनी का निर्माण कर लेती है, 1498 में। और 1498 में जब पुर्तगाल
अपनी एक नई कंपनी का स्थापना करता है, उस समय भारत में भारत का शासक जो होता है वो होता है सिकंदर लोदी। भारत का शासक होता है सिकंदर लोदी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1458 से लेके 1517 ईस्वी तक, 1458 से 1458 से 1517 ईस्वी तक जो है, 1458 से 1517 ईस्वी तक जो है सिकंदर लोदी का राज रहता है भारत में। तो जिस समय पुर्तगाल अपना फैक्ट्री स्थापित कर रहा होता है, पुर्तगाल अपनी कंपनी को बना रहा होता है, उस समय भारत में सिकंदर लोदी राज कर रहे होते हैं। तो दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं, चूंकि हम लोग पिछले डायग्राम में हम लोग देखे कि पुर्तगाल के बाद डच कंपनी भारत आई, लेकिन अगर कंपनी बनाने की बात हो, कंपनी को रजिस्टर कराने का बात हो, तो पुर्तगाल के बाद जो है इस डायग्राम में आप पुर्तगाल के बाद अंग्रेज को ऐड करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी कंपनी जो है 1600 ईस्वी में बनी। और 1600 ईस्वी में जब अंग्रेजी कंपनी बन रही थी तो उस समय भारत के राजा अकबर थे, जो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक भारत पे राज किया अकबर। अगले चरण में हम लोग इसी के अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे कि अगला देश डच है जो अपनी कंपनी को बनाता है। तो यहीं पे वो चेंजिंग आ रहा था जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि डच कंपनी सबसे पहले जो है अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है, अपनी कंपनी जो बनाता है वो 1602 ईस्वी में बनाता है। तो 1602 ईस्वी में, चूंकि अभी भी अकबर जिंदा है, अकबर की मृत्यु 1605 में होती है, तो अकबर अभी भी जिंदा है, तो डच कंपनी की स्थापना के समय भी अकबर ही होते हैं सत्ता में। तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे। इसके बाद डच के बाद डेनिश कंपनी रजिस्टर्ड होता है, डेनिश अपनी कंपनी का निर्माण कराता है, तो कंपनियों की स्थापना डेनिश कंपनी की स्थापना होता है। डेनिश कंपनी के बनने का काल है आपका 1616 ईस्वी। तो 1616 ईस्वी में जो है डेनिश कंपनी बनता है 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी तक जो है आप तमाम लोगों को पता है कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद अकबर 1616 में जो है जहांगीर होते हैं, भारत पे शासन कर रहे होते हैं जहांगीर। तो यहां तक हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक और है जिसको हम लोग फिर से ऐड कर देंगे, पहले आप लोग इसको लिख लें, इसको पूरा आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक कंपनी और है फ्रांसीसी, जो कि सबसे बाद भारत में आता है, और सबसे बाद भारत में आने के बावजूद भी जो है अंग्रेजों के साथ सबसे लंबा संघर्ष वही करता है भारत में सर्वाइवल के लिए। तो फ्रांसीसी कंपनी सबसे लेट जो है, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण जो है 1664 में होता है, और 1668 में वो पहली फैक्ट्री का स्थापना करता है, वो आपने पहले ही देख लिया। तो फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी, तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी आता है। और जिस समय फ्रांसीसी कंपनी आता है उस समय भारत पे राज कर रहे होते हैं औरंगजेब साहब। तो इन इंफॉर्मेशन जिससे लगातार कई बार सवाल पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, तो पहले इन चीजों को समराइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको समराइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक कितनी बात की? तो हम लोगों ने अभी तक बात की कि किस तरह से जो है भारत में पहले व्यापार स्थलीय मार्ग से होता था। भारत में यूरोपीय लोगों का व्यापार स्थलीय मार्ग से बहुत पुराने काल से होते आ रहा था। फिर जो है अरब का कब्जा हो गया,
अरब के कब्जा के बाद जो है अरब मिस्र और फारस पे अपना कब्जा जमा लिया। अरब के कब्जा करने के बाद जो है 1453 ईस्वी में जाते हैं, तो 1453 ईस्वी में देखते हैं कि ओटोमन तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया का पतन कर दिया जाता है। और उस कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यूरोपियों का भारत से सीधा जो है आप आना जाना लगभग खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है पुर्तगाल के जो है राजकुमार हेनरी, जिसे मतलब खोजी करता होने के कारण, समुद्री मार्गों में ज्यादा रुचि लेने के कारण उनको नेविगेटर नामक उपाधि भी दिया जाता है। तो उसको हम लोग हेनरी द नेविगेटर नाम से जानते हैं। चूंकि भारत पहुंचने का सपना हेनरी द नेविगेटर का पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हेनरी द नेविगेटर का सपना पूरा तो होता है लेकिन उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि देखते हैं कि भारत जो है वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से पहले ही हेनरी द नेविगेटर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखें कि 1487 ईस्वी के आसपास जो है बार्थोलोमियो 1487 ईस्वी के आसपास बार्थोलोमियो डियाज जो है भारत की खोज में निकलते हैं। और उन्हें मतलब दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तट पे आके उन्हें ऐसा लगता है कि वो भारत को नहीं खोज पाएंगे, उनके पास सर्वाइवल्स का सामान तब तक खत्म हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि अब लौट जाना चाहिए। उनके लौट जाने के 10 साल बाद फिर से ये अभियान शुरू होता है। और फिर से जब ये अभियान शुरू होता है तो वास्को डी गामा जी को भेजा जाता है। करीब उसके 10 साल बाद करीब 10 साल बाद उनको भेजा जाता है। 1487 में वो वहां से चलते हैं, 1497 में वो वहां से चलते हैं 8 जून को, और भारत वो पहुंच जाते हैं 20 मई को। और 20 मई को उनको भारत पहुंचने में जो है उनका मदद करता है गुजराती व्यापारी जो है, गुजराती मुस्लिम व्यापारी हैं अब्दुल माजिद की सहायता से जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं। भारत पहुंचने के बाद जो है भारत के जो है कालीकट नामक जगह केरल में है, केरल के कालीकट, उस समय के कालीकट के जो है राजा हुआ करते थे जमोरिन, जो कि हिंदू राजा थे। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया और वास्को डी गामा को व्यापार करने की अनुमति दे दी। व्यापार करने की अनुमति दे देने के बाद जो है वास्को डी गामा जो है व्यापार किया, ढेर सारा मसाला आदि चीज खरीदा। मसाला खरीदने के बाद वो जब इसको यूरोपीय बाजार में ले गया तो यूरोपीय बाजार में इसको 60 गुने ज्यादा मूल्य पे खरीदा गया। ऐसी स्थिति में जो है वास्को डी गामा के अलावा अन्य देशों के लोगों को भी लगने लगा कि अब भारत से व्यापार करना जो है, भारत से व्यापार करना बहुत आवश्यक है। भारत से व्यापार करने के चाहत में, भारत से व्यापार करने के लिए जो है सोच के ये लोग भारत की ओर रुख किए। और आपको मैंने ये लिस्ट बना के बता दिया कि किस तरह से सबसे पहले जो है भारत पहुंचने वालों में से आपका जो है पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज के बाद जो है डेनिश, उसके बाद फ्रेंच, तो भारत पहुंचे। लेकिन इसी क्रम में अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनियों की स्थापना का क्रम अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा बदल जाता है। सबसे पहला कंपनी का स्थापना 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। 1405 के बाद जो है उसके 100 साल बाद करीब 1605 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है फैक्ट्री का स्थापना होता है। अंग्रेजों के बाद जो है डच अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। डच के बाद डेनिश स्थापित करता है। डेनिश के बाद करीब 1664 ईस्वी में जाके फ्रेंच अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। तो दोस्तों अभी यहाँ तक हम लोग इतना देख चुके हैं, किसके फैक्ट्री स्थापना के साथ साथ कितने लोग उसमें मतलब भारत में उस समय के शासक कौन थे, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग यूरोपीय के आगमन में जो है जो खास बातें थी उसको देख लिया। आगे हम लोग जो है अगले क्लास में हम लोग जो है यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली के आगमन से लेके और उनके कौन कौन से गवर्नर आए इनको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग लगातार पुर्तगाल, डच, उसके बाद जो है डेनिश, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रेंच हम लोग पढ़ के
कल अगले क्लास में हम लोग इतना पढ़ के खत्म करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।